तो आज के लेक्चर नंबर 10 है। इस लेक्चर नंबर 10 में एमआई इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो त्रुटियां हैं, एरर्स हैं, उनके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा। ठीक है, कि एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन सी त्रुटियां होती हैं। तो एमआई टाइप उपयंत्रों में दो प्रकार की मुख्य त्रुटियां पाई जाती हैं। ये दो प्रकार की मुख्य त्रुटियां कौन कौन सी होती हैं? एक पहला होता है जो डीसी धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा दोनों मापन में प्रयोग करने पर होती है। ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो एसी डीसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, उससे एसी धारा एवं डीसी धारा को मापने पर जो त्रुटियां आती हैं, वो एसी डीसी धारा मेजरमेंट में आने वाली त्रुटियां कहलाती हैं। और दूसरा होता है केवल केवल प्रत्यावर्ती धारा, यानी एसी धारा पर मापने पर जो त्रुटियां उत्पन्न होती हैं उसको एसी धारा त्रुटियां कहते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा एरर इन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। पहला हेडिंग है एरर इन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ये मैंने लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। एरर इन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो चल लौ उपयंत्रों में त्रुटियां, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? चल लौ उपयंत्रों में त्रुटियां तो कौन कौन सी होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। ये त्रुटियां त्रुटियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। ये दो प्रकार से होती है। पहला पहला क्या है? पहला इसमें लिखिएगा जो डीसी धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा। पहला जो डीसी करंट एंड एसी करंट दोनों पर एसी करंट तथा डीसी करंट दोनों पर, यानी दोनों प्रत्यावर्ती धारा दोनों मापन करने पर। ठीक है, दोनों पर डीसी करंट दोनों पर मापन करने पर उत्पन्न होती है। ठीक है, ठीक है, इतना नोट करिएगा। और दूसरा होता है कि जो केवल प्रत्यावर्ती धारा मापन करने पर होता है। जो केवल प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट, है ना, एसी करंट मापन में होता है। ठीक है, ये दो चीजें आपने जानी। एक तो होता है ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जिसमें डीसी धारा को भी माप सकते हैं, और उसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से एसी भी माप सकते हैं करंट को। ठीक है,
और एक अलग इंस्ट्रूमेंट है जिसको केवल एसी धारा मापने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें एसी डीसी दोनों करते हैं, दूसरे वाले में केवल एसी पे ही करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में आगे चलते हैं। आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं, एक बार फिर से कमेंट कीजिए जरा। अक्षर जो मैं लिख रहा हूँ, मेरी लिखावट आपको दिख रही है कि नहीं? ओके, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है, अच्छी बात है। ओके, ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अब इसमें जो है पहला है उसको नोट करिएगा, पहला पॉइंट डालिएगा, इस तरीके से कर लीजिएगा। डीसी धारा व प्रत्यावर्ती धारा के मापन में होने वाली त्रुटियां। डीसी धारा, डीसी धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी, एसी धारा मापन में होने वाली त्रुटियां। इसके अंदर लिखिएगा साथ साथ में और समझते जाइएगा। पहला पॉइंट है इसके अंतर्गत मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। डालिएगा पहला पॉइंट, चुंबकीय मंदायन, जिसको मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस कहते हैं। इसके अंतर्गत लिखिएगा जो मैं बात बोल रहा हूं। यह त्रुटि मूविंग सिस्टम के, यह त्रुटि मूविंग सिस्टम के यह त्रुटि मूविंग सिस्टम के लोहे के लोहे के भागों के कारण होती है। यह त्रुटि मूविंग सिस्टम में लोहे के भागों के कारण होती है। ठीक है, तो जो हमारा मूविंग सिस्टम है, इस मूविंग सिस्टम में जो लोहे का हमने टुकड़ा लगाया है, पीस लगाया है, ठीक है, उसके कारण हो रही है। कैसे हो रही है? इस प्रभाव के कारण। किस प्रभाव के कारण? मैग्नेटिक हिस्टेरिस में क्या हो रहा है कि जो हमारा लोहे का टुकड़ा लगा हुआ है, ठीक है, तो जब मैग्नेटिज्म फोर्स जब लगेगा उस पर, मैकेनिकल फोर्स जब क्रिएट होता है, तो अट्रैक्शन या रिपल्सन के कारण आयरन का टुकड़ा या तो अट्रैक्ट होगा या तो रिपेल होगा। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन के कारण उसका जो मूविंग सिस्टम है, मूविंग सिस्टम की सहायता से हमारा स्केल जुड़ा हुआ था, सॉरी पॉइंटर जुड़ा हुआ था, संकेतक, जो एक कैलिब्रेटेड पैमाने पर मूव करके रीडिंग को दे रहा था, पाठ्यांक को प्रदर्शित कर रहा था। तो जब ये अट्रैक्ट और रिपल्सन का एक्शन हो रहा था, तो इस लोहे के टुकड़े में अट्रैक्शन रिपल्सन के फलस्वरूप जो इसका पैमाना है, जो स्केल है ना, स्केल के ऊपर जो हमारा पॉइंटर मूव करता है, तो मूव करने वाला पॉइंटर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है और उतरता हुआ पाठ्यांक थोड़ा तेजी से उतरता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो है मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी अगर खत्म करते हैं, अर्थात सप्लाई जब हमसे उसको डिस्कनेक्ट करते हैं, तो भी यह थोड़ी बहुत चुंबकीय गुण रखता है, जिसकी वजह से पॉइंटर को अपने पूर्ववत स्थिति में आने पर या पूर्ववत स्थिति पर आने में थोड़ा सा विरोध करता है, या
मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है ना, डिले होता है। तो इसी चीज को लिखिएगा आप, लिखिएगा, इस प्रभाव के कारण उतरते हुए मानों के पाठ्यांक, इस प्रभाव के कारण, इस प्रभाव के कारण उतरते हुए, उतरते हुए पाठ्यांक, ठीक है, इस प्रभाव के कारण उतरते हुए पाठ्यांक, उतरते हुए पाठ्यांक चढ़ते हुए पाठ्यांक मानों से अधिक होते हैं। पाठ्यांक चढ़ते हुए पाठ्यांक के मानों से ठीक है। इस प्रभाव के कारण उतरते हुए मानों यहाँ डाल लेना, उतरते हुए मानों के पाठ्यांक, है ना। इस प्रभाव के कारण उतरता हुआ जो मान है, ठीक है, जब हमारा पैमाना वापस नीचे की तरफ उतर रहा है तो उतरते हुए मानों का जो पाठ्यांक प्रदर्शित करता है वो चढ़ते हुए पाठ्यांक के मान से कहीं अधिक होता है, ठीक है। यानी कि जब वो उतर रहा था इस पॉइंटर, तो उसमें मैग्नेटिक यानी चुंबकीय प्रभाव के कारण वो तीव्र गति से या शीघ्रता से उतर नहीं पा रहा, ठीक है। जाने को तो चला गया जल्दी से, लेकिन उससे विलंब करके उतर के आ रहा है। सप्लाई खत्म हो जाने के बाद भी वो धीरे धीरे आ रहा था, अर्थात वो अपने पाठ्यांक पर अधिकतम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब आगे इसमें नोट करिएगा, धारा के शून्य हो जाने पर, धारा के शून्य हो जाने पर भी थोड़ा विक्षेप देते हैं। धारा के, धारा के शून्य हो जाने पर भी थोड़ा विक्षेप देते हैं। धारा के शून्य हो जाने पर भी थोड़ा सा विक्षेप देते हैं, ठीक है। क्योंकि उस समय लोहे में थोड़ा चुंबकन रह जाता है, क्योंकि उस समय, क्योंकि क्योंकि उस समय लोहे में थोड़ा चुंबकन रह जाता है, ठीक है। उसमें चुंबकीय प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत रह जाती है उस लोहे के टुकड़े में, इस वजह से वो शीघ्रता से नीचे नहीं आ पाता है, उतर नहीं पाता है। इस प्रकार की त्रुटि, इस प्रकार की त्रुटि को, इस प्रकार की त्रुटि को म्यूटल, इस प्रकार की त्रुटि को म्यूमेटल, थोड़ा बड़ा कर दिए, क्या बड़ा कर दिए, वैसे मैं बोल भी रहा हूँ, लिखते चलिएगा साथ साथ में, दिख नहीं रहा, ठीक है। थोड़ा सा आप स्क्रीन जूम कर लीजिएगा, सचिन कुमार अग्रहरी जी, स्क्रीन जूम करके देखिए, शायद दिख रहा होगा। आप लोग जूम कर सकते हैं, मैं जूम नहीं कर सकता हूँ। इस प्रकार त्रुटि को म्यू मेटल या परमिश्र धातु, त्रुटि को म्यू मेटल, म्यू मेटल, म्यू मेटल क्या होता है, या फिर इसको कह सकते हैं परम एलॉय, जो कहते हैं ना, पारमिश्र,
पार मिश्र का मतलब होता है एलॉय मिश्र, ALLOW, ठीक है, एलॉय मेटल, ठीक है, एलॉय परमालॉय लिखिएगा, PERMOLLY, परमालॉय, ठीक है। परमालॉय धातु के प्रयोग से, परमालॉय धातु के प्रयोग से, धातु के प्रयोग, परमालॉय धातु के प्रयोग से एक सीमा तक किया जा सकता है, एक सीमा तक किया जा सकता है, एक सीमा तक, एक सीमा तक दूर किया जा सकता है, दूर कर सकते हैं। नीचे तक प्रॉपर दिख रहा होगा, हाँ नीचे तक दिख रहा होगा, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, प्रॉपर दिख रहा है ना, अक्षर मेरे दिख रहे हैं ना, वर्ड्स, कोई एक लोग कमेंट करिएगा। ओके ओके, थैंक यू। अब उसके बाद तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि उसमें जो है मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी के कारण जो लोहे का टुकड़ा अट्रैक्ट हो रहा था या तो रिपेल हो रहा था, ठीक है। तो जैसे ही उसमें अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स हो रहा था, तो उसके स्पिंडल के साथ जो हमारा पॉइंटर जुड़ा हुआ था वो क्या कर रहा था, डिफ्लेक्ट कर रहा था। यानी कि प्रारंभिक अवस्था जीरो से किसी फिक्स्ड वैल्यू पे जाकर के रुक रहा था हमारा पॉइंटर, और जैसे ही सप्लाई कम हो जाती थी तो उसको पुनः वापस आ जाना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा था यहाँ पे, जब उसमें सप्लाई दे रहे थे तो तीव्रता से तो पहुंच गया, तीव्रता से क्या वो धीरे धीरे पहुंचा होगा, धीरे धीरे, क्योंकि जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा तो अट्रैक्शन या रिपल्सन का है, तो वो उसको रिपेल कर रहा है, वो धीरे धीरे दूसरी अवस्था में घूम रहा है। अगर अट्रैक्शन का लगा तो तुरंत आपस में खींच लेगा, अगर अट्रैक्शन के बाद अगर रिपल्सन लगता है तो वो उसको दूर भेजने का प्रयास करेगा, तो भेज तो दिया। लेकिन जब उसमें सप्लाई कम हो गई तो उसमें कुछ चुंबकीय प्रॉपर्टी रह जाने के कारण जो हमारा पॉइंटर था वो इस अवस्था से दूसरी अवस्था में जो घूम गया है, डिफ्लेक्ट हो गया है, पुनः वापस आने में चुंबकीय प्रॉपर्टी क्या करती है, इसको पकड़े रहती है, होल्ड किए रहती है, और वह धीरे धीरे जैसे चुंबकीय क्षेत्र खत्म होता जाता है तो धीरे 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 आता है ना। तो यानी कि इसका पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे आता है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये त्रुटियां होती हैं, ठीक है। हमें तो चाहिए था कि जैसे सप्लाई कम करें या बंद करें तो तुरंत वापस आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। और दूसरा चलता हूं, इसको रफ करता हूं। दूसरा था, कल जो मैंने 3 पॉइंट बताए थे ना, मैंने सही बताए थे, लेकिन फिर भी हमें लगा कि शायद बहुत सारी त्रुटियां हैं, कहीं ऐसा ना हो त्रुटि हो, ध्यान से उतर गया था। तो दूसरा है मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस। अब इसमें क्या होता है भाई, इसमें भी मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस आ गया, या सॉरी मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस कह रहे हैं, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। दूसरा है, दूसरा आप इसमें त्रुटि लिखिएगा, विपथित, विपथित चुंबकीय क्षेत्र। विपथित चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है, विपथित चुंबकीय क्षेत्र का मतलब होता है स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। विपथित चुंबकीय क्षेत्र, विपथित चुंबकीय क्षेत्र यानी कि स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। अब ये कौन सा फील्ड आ गया, चलिए इसके बारे में देखते हैं कि ये कौन सा फील्ड आ गया भाई। इसके द्वारा क्या त्रुटि होती है,
यह त्रुटि उपयंत्र के चारों ओर उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र के कारण होती है। यह त्रुटि उपयंत्र के चारों ओर, यह त्रुटि उपयंत्र के, क्या, इंस्ट्रूमेंट के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण होती है या उपस्थित। ठीक है, यह त्रुटि उपयंत्र के चारों ओर उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र के कारण होती है, क्षेत्र के कारण होती है। ठीक है, अब ये क्या हो गया भाई, ये कौन सा क्षेत्र आ गया? तो जैसे कि ये बात कही जा रही थी कि जब उसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी बन रही थी तो हमारा पॉइंटर या कह सकते हैं कि आयरन का डिस्क या तो अट्रैक्ट हो रहा था या तो रिपेल हो रहा था। तो उस बॉडी के अंदर जो हमारा कोर था, तो कोर को भी किसी बक्से में फिक्स किया गया होगा, किसी ढांचे या किसी फ्रेम में रखा गया होगा। तो वो जिस ढांचे या फ्रेम में रखा गया था, उस फ्रेम के चारों ओर भी मैग्नेटिक क्षेत्र जो या चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है, उसकी बात की जा रही है। ये तो हमारे कॉइल में बात की जा रही थी कि हमारे कॉइल में करंट फ्लो हुआ तो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी बनाया, फिर उसके बाद अट्रैक्शन या रिपल्सन वाला मैकेनिकल फोर्स लगा उस पे। उसके बाद की बात है कि जिस जगह पे इंस्ट्रूमेंट के इन भागों को जिन फ्रेम के अंदर रखा जाता है, तो उन फ्रेम के बाहरी सरफेस पे भी अगल बगल जो एयर गैप वगैरह है, तो उसमें भी कुछ स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, अर्थात जैसे कि ये हमारा कोई चुंबक है, ठीक है, तो किसी चीज को, कोई धातु का टुकड़ा है ना, कोई धातु का टुकड़ा है, ये इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है, ये तो बात की बात हो गई। लेकिन फिर भी कुछ मैग्नेटिक क्षेत्र ऐसा है, थोड़ा साइड वाइड अगल बगल भी ऐसे विपथित है ना, तो ये चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं ये भी प्रभावित करता है। ये फोर्स तो देखो, ये तो डायरेक्ट लग रहा है, ठीक है, या तो इसको अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। लेकिन कुछ अगल बगल जो चुंबकीय क्षेत्र हैं, है ना, इस चुंबक के ऊपर या नीचे बगल साइड में, तो इनकी वजह से, क्योंकि ये चुंबक किसी न किसी बॉडी में फिट किए गए होंगे, किसी फ्रेम या बॉडी में फिट किए गए होंगे, और ये बॉडी के अंदर ही ये हमारा मैकेनिज्म है कि ये इसको, या तो ये इसको, या तो इस पार्ट को बाहर की तरफ फेंक रहा होगा या अंदर की तरफ खींच रहा होगा। तो दोनों में से कोई एक फोर्स काम कर रहा है, अट्रैक्शन या रिपल्सन। लेकिन फिर भी ये जो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड है, ये अगल बगल चुंबकीय पार्ट जो इसके बॉडी है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो जाने की वजह से भी क्या होता है, उसी को कहते हैं स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कहां तक लिखा आपने कि उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र के कारण होती है। ठीक है, अब आगे इसमें लिखिएगा, जिसके कारण उपयंत्र गलत पाठ्यांक देता है, जिसके कारण उपयंत्र गलत पाठ्यांक देता है, जिसके कारण उपयंत्र गलत पाठ्यांक यानी रीडिंग, पाठ्यांक को इंग्लिश में रीडिंग कहते हैं, पाठ्यांक यानी कि रीडिंग, गलत पाठ्यांक देता है। चलो, गलत पाठ्यांक देता है, तो फिर क्या होता है भाई, इसको सुधारेंगे कैसे? गलत पाठ्यांक देने लगा, तो विपथित क्षेत्र के प्रभावों को कम करने के लिए, विपथित यानी कि स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड को कम करने के लिए, उपयंत्र यानी इंस्ट्रूमेंट को, उपयंत्र को
ढलवा लोहे। ढलवा लोहे का मतलब इंग्लिश में इसको कहते हैं कास्ट, कास्ट आयरन। ठीक है, क्या कहते हैं? कास्ट आयरन के खोल के अंदर बंद किया जाता है। किसमें? कास्ट आयरन के फ्रेम के अंदर बंद किया जाता है। फ्रेम यानी खोल के अंदर कवर कर दिया जाता है या बंद कर दिया जाता है। कवर यानी कि बंद किया जाता है। ठीक है, उसके अंदर तो हमने बंद कर दिया, लेकिन इनकी व्यवस्था इस प्रकार करनी चाहिए, इसकी व्यवस्था इस प्रकार करनी चाहिए कि चल लोहे से निकलने वाली, इनकी व्यवस्था इस प्रकार करनी चाहिए, इनकी व्यवस्था इस प्रकार करनी चाहिए कि इनसे निकलने वाली, करनी चाहिए कि कि मूविंग आयरन, करनी चाहिए कि मूविंग आयरन से निकलने वाली फ्लक्स का न्यूनतम भाग, निकलने वाली फ्लक्स का मिनिमम मिनिमम भाग खोल के, मिनिमम भाग खोल खोल में से होकर प्रवाहित हो। मिनिमम भाग खोल में से यानी कि फ्रेम में से होकर प्रवाहित हो। ठीक है, खोल में से होकर के प्रवाहित हो। अन्यथा अन्यथा स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है। अन्यथा 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 स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, पूरा लिखिएगा आप, मैं जगह कम होने की वजह से लिख रहा हूं। अन्यथा स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट अधिक बढ़ जाता है। अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपका दूसरा पॉइंट भी यहाँ कंप्लीट हो चुका है। ये बात सभी लोगों को समझ में आई? लास्ट सेकंड लाइन, अनुपम जी कौन सी लास्ट सेकंड लाइन कह रहे हैं बोलने के लिए? देखिए मैं फिर से बोलता हूं, देख लीजिएगा। विपथित चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, इसमें क्या होता है कि यदि त्रुटि उपयंत्र के चारों ओर उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र के कारण होती है, यह त्रुटि इंस्ट्रूमेंट के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है उसके कारण होती है। अब चुंबकीय क्षेत्र चारों ओर इंस्ट्रूमेंट के कैसे हो जाता है? मानते हैं कि यह हमारा कोई फ्रेम है, ठीक है, ये हमारा कोई बक्सा है, ठीक है, मीटर का। इसके एक छोटा सा फ्रेम होता है, खंड होता है, ठीक है, जो फिक्स्ड होता है, और इसी के अंदर हमारा मैग्नेट वगैरह जो होगा
वो लगा होता है, ठीक है। मैग्नेटिक कॉइल वगैरह इसी में फिट होती है, ठीक है। अब होता क्या है, और यहाँ पे हमारा जो मूविंग पार्ट है, ठीक है, उसके साथ हमारा पॉइंटर लगा हुआ है, ठीक है। तो जब हम इसको हमने कहा कि ये हमारा कॉइल है, क्या है, कॉइल है, हमने इसको कॉइलिंग कर रखी है, और यहाँ पे हमारे दो पॉइंट हैं, ठीक है। इसको डायरेक्ट फेस या न्यूट्रल, एसी डीसी होगा तो फेस न्यूट्रल या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे काम करता है। तो जब इसको हम सप्लाई देते हैं तो ये हमारा क्या था, अट्रैक्शन और रिपल्सन पढ़ रहे थे, तो ये कॉइल मैग्नेटाइज हो गई और ये कॉइल का संपर्क इससे है, ठीक है। इस कॉइल में से ऐसे करके गया और दूसरी कॉइल में करके बाहर चला आया वाइंडिंग, ठीक है। तो जब ये चुंबक बना, तो जब ये चुंबक बना तो इसका जो मूविंग पार्ट होगा, जो मूविंग पार्ट होगा वो क्या होगा, या तो अट्रैक्शन यानी कि खिंचाव बल के द्वारा या फिर विकर्षण बल के द्वारा, ठीक है, दूर दूर भेजने वाले बल के द्वारा इसमें डिफ्लेक्शन होगा। तो हमारा पॉइंटर क्या होगा, अपने एक्सिस पे मूव करता है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र था, ठीक है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र में होता क्या कि ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम के अंदर जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र इधर उधर घूमते टहलते रहते हैं, कुछ ऐसे वैसे इधर उधर, भाई ये मैग्नेट बनेगा तो ये जो फ्रेम है ये भी तो थोड़ा बहुत चुंबकीय प्रॉपर्टी रखेगा भाई। ये हमारा फ्रेम है जो इस चुंबक के सहारे जुड़ा हुआ है, संबंधित है, तो इसके बाहरी सरफेस पे भी तो थोड़ा बहुत मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगी। इसी को एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जो इस पॉइंटर को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकता है ना। तो इसीलिए इस फ्रेम को ऐसे ढलवा लोहे का बनाया जाता है, कास्ट आयरन का बनाया जाता है, ताकि इसका जो है एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड को कम किया जा सके, न्यूनतम किया जा सके, और इसको इस तरीके से लगाया जाए, इस तरीके से लगाया जाए कि इसका चुंबकीय क्षेत्र बाहर न जाने पाए, बल्कि खोल से बराबर मात्रा में फ्लो होता रहे, ताकि अगर कहीं ज्यादा होगा, कहीं कम होगा, कहीं ज्यादा हो, भाई कोई मैग्नेट है तो ये मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट में जो चुंबकीय प्रॉपर्टी सेंटर पे कहीं ज्यादा होगी, हो सकता है इधर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, है ना। तो ये परमानेंट मैग्नेट में ऐसे ही प्रॉपर्टी कुछ होती है, ठीक है। लेकिन इसी कमी को दूर करने के लिए यहाँ पे कास्ट आयरन को लगाया जाता है, ताकि ये स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारा पॉइंटर डिस्टर्ब ना हो, संकेतक डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि हमको मिल रहा है 10 एम्पियर दे रहे हैं और ये पहुंच रहा है या तो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा 9 पे बता रहा है या फिर 11 पे बता रहा है, तो ये फ्लक्चुएशन में इसके डिस्टर्बेंस आएगा, उल्टा का पुल्टा रीडिंग देगा, मतलब गलत सलत रीडिंग देगा, ठीक है। तो अब आगे की तरफ चलते हैं, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब अगला पॉइंट है ताप वृद्धि, है ना। हाँ, तापमान में वृद्धि नोट करिएगा जल्दी, आज एरर खत्म कर दें, बचना नहीं चाहिए। अब तीसरा पॉइंट इसी में लिखिएगा, ताप वृद्धि। तो ताप वृद्धि में क्या होता है कि जैसे ही इंस्ट्रूमेंट को हम सप्लाई सिस्टम से एसी या डीसी से जोड़ते हैं सोर्स के द्वारा, तो होता क्या है कि जो हमारी कॉइल होती है उस कॉइल में करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है। एसी करंट फ्लो होगा, एसी के साथ जोड़ेंगे, डीसी फ्लो होगा यदि डीसी के साथ जोड़ेंगे। तो जब उसमें करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो के कारण उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। वो मैग्नेट बनेगा, मैग्नेट बनने के बाद उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है अपने आसपास रखी हुई चीजों को या तो अट्रैक्शन वाले प्रिंसिपल के हिसाब से अट्रैक्ट करेगा या रिपल्सन वाले प्रिंसिपल मैकेनिज्म में जुड़ा होगा तो रिपल करेगा, ठीक है। तो जब वो चुंबक बनता है तो उस कंडक्टर में जो है हीटिंग प्रॉपर्टी की वजह से, हीटिंग प्रॉपर्टी की वजह से भी लॉसेस होगा। भाई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है तो जाहिर सी बात है कि हीट भी हो जाएगा, गर्म होगा। तो जब गर्म होगा तो गर्म होने की वजह से भी उसमें प्रसार होना शुरू हो जाता है, तो उसका रेजिस्टेंस में परिवर्तन आता है।
तो इसको लिखिएगा ताप वृद्धि। तीसरा पॉइंट है तापमान में वृद्धि। तो तापमान में वृद्धि कैसे हो रही है? इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर में बदलाव कैसे हो रहा है इसको नोट करिएगा। कुंडली कुंडली के तापमान बढ़ने से कुंडली का तापमान बढ़ने से कुंडली का प्रतिरोध बढ़ जाता है। कुंडली का तापमान बढ़ने से उस कुंडली का प्रतिरोध बढ़ जाता है। उस कुंडली का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। ठीक है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, सॉरी, है ना। तो जब हीट बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। बात समझ में आ गई? क्यों, तापमान की बात कर रहे हैं, है ना। तो तापमान वृद्धि यानी हमने लिखा है कि कुंडली का तापमान बढ़ने से उस कुंडली का प्रतिरोध बढ़ जाता है। यानी कि हीट, ये क्या हमारा है, हीट। जब हमारा हीट बढ़ रहा था तो क्या हो रहा है उसमें, उसका प्रतिरोध भी बढ़ रहा है। यानी H इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर के कारण हीट बढ़ रहा है और हीट के कारण क्या हो रहा है, H प्रोपोर्शनल टू आर भी है। जैसे जैसे हमारा H बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, हीट बढ़ेगा तो हमारी रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, सॉरी रेजिस्टेंस बढ़ेगा कंडक्टर। तो आपने लिखा उस कुंडली का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमने सप्लाई दिया, कॉइल में गई और कॉइल हीट हुआ और उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया। अब आगे लिखिएगा, जिससे उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान कम हो जाता है। उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान कम हो जाता है। उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान कम हो जाता है। ठीक है, तो धारा का मान कम हो जाएगा तब भी हमारे सिस्टम में बहुत सारी त्रुटियां आएंगी। जब धारा ही कम बहेगी तो मैग्नेटिज्म भी और कम हो जाएगा। अब मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी कम रहेगी तो हमारा जो है अट्रैक्शन या रिपल्सन का जो मैकेनिकल फोर्स लग रहा था वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की त्रुटि केवल वोल्ट मीटर में ही होती है। ये त्रुटि कहाँ पे होती है, इस प्रकार की त्रुटि केवल वोल्ट मीटर में ही होती है। तो ये भी नोट करिएगा, इस प्रकार की त्रुटि इस प्रकार की त्रुटि केवल केवल वोल्ट मीटर में ही होती है। केवल वोल्ट मीटर में ही केवल वोल्ट मीटर में ही होती है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि तापमान वृद्धि से जो त्रुटियां होती हैं केवल वोल्ट मीटर में होती हैं। ठीक है, यह त्रुटि लिखिएगा, यह त्रुटि कुंडली को निम्न ताप गुणांक वाले यह त्रुटि कुंडली को यह त्रुटि यह त्रुटि कामा लगा के लिखिएगा, कुंडली को निम्न ताप गुणांक लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट इसी को बोलते हैं। लो ताप गुणांकों को लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट बोलते हैं।
तो लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट मटेरियल, लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट मटेरियल से बनाकर दूर की जा सकती है। ठीक है, तो जो हमारी कॉइल थी, लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट वाले पदार्थ से बने तार का हम क्या करेंगे, मटेरियल के बने तार का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आगे लिखिएगा, कॉपर के तार की कुंडली, कॉपर के तार की कुंडली, कॉपर यानी तांबे, तांबे के तार की कुंडली, कुंडली मैग्नीन, मैग्नीन नामक मिश्र धातु के प्रतिरोध से, मैग्नीन नामक मिश्र धातु के प्रतिरोध से, मैग्नीन नामक मिश्र धातु, ठीक है, मैग्नीन नामक मिश्र धातु के प्रतिरोध से श्रेणीबद्ध, प्रतिरोध से श्रेणीबद्ध यानी कि सीरीज क्रम में, ठीक है, श्रेणीबद्ध करके प्रायः प्रयोग में लाई जाती है। श्रेणीबद्ध संयोजित करके, श्रेणी क्रम में संयोजित करके उपयोग, उपयोग मैग्नीन नामक मिश्र धातु के प्रतिरोध से श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में संयोजित करके उपयोग की जाती है। ठीक है, चलो इतनी बात कंप्लीट हो गई। ये 3 पॉइंट आपके एसी डीसी, एसी धारा तथा डीसी धारा मापन में होने वाली त्रुटियों के बारे में आपने जाना। एक मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस होता है, एक स्टीरियो मैग्नेटिक फील्ड होता है, और तीसरा होता है टेम्परेचर वृद्धि। तो टेम्परेचर वृद्धि के कारण कैसे हो रही थी, और एक लास्ट बचता है आपका, उसको भी थोड़ा जल्दी खत्म कर लीजिए। अच्छा, वो मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस में था अनुपम शुक्ला जो आप पूछ रहे थे। ओके, मैं एक बार रिपीट कर दूंगा, थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लेने दो। वैसे वीडियो है, आपने देखा होगा, उसको फिर से आप प्ले कर के देख सकते हैं। अभी नहीं होगा, 2-3-4 घंटे लगेंगे, 3-4 घंटे में ये अपडेट हो जाएगा वीडियो, तो आप वहां से दोबारा इस लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो एक मैं प्रत्यावर्ती धारा वाला बोल देता हूँ, उसको जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि अब समय आपका समाप्त हो गया है, आप लोगों को भी लंच पे जाना है। तो अगला नोट कर लीजिएगा, प्रत्यावर्ती धारा मापन में त्रुटियां। नोट करिएगा, बी पार्ट जो था, सेकंड वाला जो पार्ट था, है ना, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा मापन में त्रुटियां। ठीक है, इसमें क्या त्रुटियां हो रही थी, जो केवल एसी पे काम कर रहा था, क्या ओनली एसी पे जो काम कर रहा था, ओनली एसी पे जो काम कर रहा था इंस्ट्रूमेंट, उनके अंतर्गत क्या हो रहा है। ठीक है, उन इंस्ट्रूमेंट में त्रुटियां कैसे कैसे क्या हो रही थी।
तो इसमें लिखिएगा प्रत्यावर्ती धारा मापन में त्रुटियां आवृत्ति परिवर्तन के कारण होती है। प्रत्यावर्ती धारा मापन में त्रुटियां, है ना, ये लाइन इतना लिखा हुआ है, मैं इसी के बाद लिखता हूं। प्रत्यावर्ती धारा मापन में त्रुटियां त्रुटियां मुख्य रूप से आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी के कारण होती है। फ्रीक्वेंसी के कारण होती है। फ्रीक्वेंसी परिवर्तन होगा ना, फ्रीक्वेंसी के कारण होती है। फ्रीक्वेंसी, एक वर्ड छूट गया है, फ्रीक्वेंसी परिवर्तन। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकता है, यानी परिवर्तनीय फ्रीक्वेंसी आवृत्ति परिवर्तन के कारण, आवृत्ति परिवर्तन के कारण होती है। ठीक है, अब इसके आगे नोट करिएगा, क्योंकि आवृत्ति परिवर्तन से कुंडली की प्रतिबाधा में परिवर्तन आ जाता है। क्योंकि आवृत्ति में परिवर्तन से, क्योंकि वेरिएबल, क्योंकि आवृत्ति में परिवर्तन, फ्रीक्वेंसी में चेंजेस, क्योंकि आवृत्ति में परिवर्तन के कारण कुंडली की प्रतिबाधा, फिर से नोट करिएगा, परिवर्तन से कुंडली की प्रतिबाधा में परिवर्तन आ जाता है। कुंडली की प्रतिबाधा में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, आवृत्ति में वृद्धि के कारण कुंडली की प्रतिबाधा, आवृत्ति में वृद्धि के कारण, आवृत्ति में वृद्धि के कारण, आवृत्ति में वृद्धि के कारण कुंडली की प्रतिबाधा में हुआ परिवर्तन, कुंडली की प्रतिबाधा में हुआ परिवर्तन, वोल्ट मीटर में त्रुटि का कारण बनता है। वोल्ट मीटरों में त्रुटि का कारण बनता है। वोल्ट मीटरों में त्रुटि का कारण बनता है। क्या हुआ? त्रुटि का कारण बनता है, जिससे वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, जिससे वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, जिससे वोल्ट मीटर का पाठ्यांक गलत या पाठ्यांक कम बताता है, जिससे वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कम बताता है या कम प्रदर्शित करता है, कम प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये पाठ्यांक को कम प्रदर्शित करने लगता है। इस प्रकार की त्रुटि को कम करने के लिए, इस प्रकार की त्रुटि को, इसको हाईलाइटेड करके लिखिएगा या अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा। इस प्रकार की त्रुटि को, इस त्रुटि को कम करने के लिए, कम यानी मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए स्वैम्प रजिस्टर, स्वैम्प
स्वयं रेजिस्टेंस का स्वयं रेजिस्टेंस के समांतर क्रम में, स्वयं रजिस्टर के समांतर क्रम में, स्वयं रजिस्टर के समांतर क्रम में एक संधारित्र यानी कैपेसिटर, एक संधारित्र लगाया जाता है, एक संधारित्र लगाया जाता है। ठीक है, ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी कि उसमें एसी धारा सप्लाई, एसी धारा या एसी सिस्टम की जो सप्लाई दी जा रही थी हमारे इंस्ट्रूमेंट में, तो हो क्या रहा था कि उसमें वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के कारण, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि एसी का जो साइनसॉइडल वेव विषय होता है ना, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में और दूसरा होता है नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो ये जो हमारा परिवर्तनशील है, क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी, एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मतलब आधे हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव में है और आधा हाफ साइकिल जो चक्र लग रहा है वो हमारा नेगेटिव साइकिल में है। ठीक है, तो इस फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन के कारण होती है, ठीक है, त्रुटि, क्योंकि आवृत्ति में परिवर्तन के कारण कुंडली की प्रतिबाधा प्रतिबाधा में परिवर्तन आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। आवृत्ति में इस प्रकार की वृद्धि के कारण जो कुंडली की प्रतिबाधा में परिवर्तन हुआ है वो वोल्ट मीटर के लिए त्रुटि का कारण बन जाता है, जिससे वोल्ट मीटर के पाठ्यांक कम प्रदर्शित होते हैं, संकेतक जो उसका है रीडिंग कम बताने लगता है। इस त्रुटि को कम करने के लिए स्वयं रजिस्टर एक लगाते हैं, ठीक है, एक स्वयं रजिस्टर लगाएंगे तो उसी स्वयं रजिस्टर के समांतर क्रम में ही एक क्या लगा देंगे, संधारित्र लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम त्रुटियों को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक समाप्त की जाती है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।